पहले डाउट वगैरह है, आगे बढ़ने से पहले डाउट वगैरह पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट? अजीत लास्ट क्लास में आप थे जॉब एनालिसिस में? बाकी लोग को विदाउट? नहीं ना? ठीक है, फिर से मैं रिकैप करवा देती हूँ क्या क्या डिस्कशन हुआ है लास्ट क्लास में। अब प्लीज ये एक दिन रहना एक दिन नहीं रहना थोड़ा कम करें, नहीं दिक्कत होता है फिर। अच्छा शादी है तब तो फिर चलिए तब ठीक है, मिलता है। शादी हो गई या अभी बाकी है? मतलब हो गया या फिर अभी और अभी स्टार्ट ही है? अच्छा ठीक है, चलिए जहां तक होगा रिपीट कर ही दूंगी। जॉब एनालिसिस के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो जॉब एनालिसिस है क्या? व्हाट इज जॉब एनालिसिस? पहले आपका प्रायर आइडिया क्या है? व्हाट इज जॉब एनालिसिस? करेक्ट, वर्ड ही बता रहा है कि जॉब एनालिसिस क्या, कि हमको काम क्या करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जॉब के बारे में जैसे मान लीजिए सत्यम तो खैर मान लीजिए टीचिंग प्रोफेशन है, ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम करना होगा, कैसे स्किल्ड पर्सन की जरूरत होगी, वो जितना इंफॉर्मेशन आप मतलब सीख कर सकते हैं वो सब हम जॉब एनालिसिस में करते हैं, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस इज व्हाट? इट इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ जॉब और सिस्टमैटिक सीकिंग ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन, ये जॉब एनालिसिस होता है, ठीक है। जॉब एनालिसिस में हम देखते हैं कि जितना इंफॉर्मेशन हम जॉब से रिलेटेड ले सकते हैं वो सारा लेने के प्रोसेस को ही हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। वही चीज सारा डिटेल दिया हुआ है। और जॉब एनालिसिस है प्री रिक्विजिट टू मैन पावर प्लानिंग, यानी एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो हम लोग पढ़े हैं उसके पहले जॉब एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। उसी के बाद पता चलता है कि कैसे स्किल सेट के लोगों की जरूरत होगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था जॉब एनालिसिस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब किस पर्पज से हम लोग करते हैं जॉब एनालिसिस, किस पर्पज से करते हैं, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, किस पर्पज से लेंगे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन, जॉब रोल, जॉब सिंप्लीफाई हम कैसे करें। पहला तो अगर सीक्वेंस में बात करूं, पहला सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है जॉब को सिंप्लीफाई करना या वर्क को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करते अगर तो पहला होता है क्या? वर्क सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। वर्क सिंप्लीफिकेशन मतलब जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर जॉब कितना स्टेप्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब को करने में कितना स्टेप जाना होगा, इससे फायदा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन से हम स्टेप पता कर लिए कितना स्टेप होगा जॉब में, ठीक है। अब मान लीजिए मैनेजरियल एक्टिविटी अगर है, ये चीज हम देख लेंगे क्या कौन सा पार्ट है या कौन सा स्टेप है जो हम किसी और को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, उसका टाइम बचा सकते हैं, समझ आ रहा है। वर्क सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या हो, वर्क को डिवाइड करना, वर्क के स्टेप को डिवाइड कर देना, ताकि कोई भी काम अगर हम दूसरे को अगर सौंप सकते हैं तो वो हम सौंपें, ठीक है, ताकि वो जो मैनेजरियल एक्टिविटी है वो और ज्यादा बेहतर हो पाए, और अगर जो काम हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो हम ट्रांसफर कर पाए। पहला चीज ये तो पता चलेगा, जॉब के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन पता करते हैं तो वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में पता चलेगा, यस। और सोचिए किस वर्क में कितना खतरा हो सकता है, जॉब के बारे में अगर हम पता करते हैं तो किस वर्क में, यानी सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, किस जॉब में कितना खतरा है वो चीज हम जान सकते हैं अगर हम जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो माइन अंडरग्राउंड में जो काम करते हैं वो सब एग्जांपल दिया गया था लास्ट क्लास में, लाइक अंडरग्राउंड में अगर काम करते हैं तो हमको पता है कि हाँ ठीक है वो नीचे जा रहा है तो कंप्रेस्ड एयर में रहेगा, वो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इस जॉब में खतरा है, यस। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। और किस काम को करने में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है,
फिर इसके अलावा आप ये मेजर कर सकते हैं क्या स्टैंडर्ड होगा, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्या है और किस पर्पज से जॉब एनालिसिस करते हैं, सेट स्टैंडर्ड, ठीक है। किस काम को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेल्स का जो सेट किया जाता है टारगेट वगैरह, वो कैसे सेट किया जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर जॉब में इतना अगर आप काम करते हैं या इतना चीज इतना अमाउंट तक आप सेल करते हैं तो मतलब आप एफिशिएंट वर्कर है। अगर इस अमाउंट से नीचे अगर आप सेल कर रहे हैं मतलब आप एफिशिएंट वर्कर नहीं है। वो कैसे पता चलता है, जॉब एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। अगर आप अपने सीनियर लोग से बात करते होंगे तो कोई बायजूस में है, कोई इसमें है एक्स्ट्रा मार्क्स में है, कोई और क्या है वीवो में है। हाँ, कुछ जिन लोग मिलने के लिए आए थे वो वैसे डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ सर्टेन टारगेट है, सर्टेन इंसेंटिव इतना अमाउंट है, इसके अलावा अगर उससे ज्यादा करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। ये सब कैसे कोई भी कैलकुलेट करता है, कोई भी कंपनी ये कैसे पता करती है, ये टारगेट है, इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो इंसेंटिव इस पे मिलना चाहिए। तो वो जो जैसे मान लीजिए 1 लाख का टारगेट फिक्स हुआ, ये 1 लाख आपका क्या हुआ, स्टैंडर्ड हुआ ना। 1 लाख आपका स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को जो मीट किया वो एफिशिएंट वर्कर है, इस स्टैंडर्ड को जो मीट नहीं कर पाया वो एफिशिएंट वर्कर नहीं है। तो ये हम कैसे सेट करेंगे, जॉब एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। आगे हम मेथड भी देखेंगे कैसे पता चलता है कि 1 लाख ही एफिशिएंट वर्कर में कैटेगराइज करेंगे, 1 लाख के नीचे तो एफिशिएंट नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं। तो डिफरेंट मेथड है जॉब एनालिसिस का भी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। वर्क सिंप्लीफाई करने के लिए जॉब एनालिसिस करते हैं, राइट। इसके अलावा स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए हम जॉब एनालिसिस करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं। ये सारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जॉब एनालिसिस करने। अब हम बात करते हैं लोकेशन। तो जहां कंपनी है वहां लोकेशन कहीं बाहर भी भेजती है, जेडी में लिखते हैं हम लोग ये सारा चीज, जेडी में आगे जेडी भी डिस्कशन हो गया ना। सही चीज डिस्कशन किए। जॉब एनालिसिस का 2 कंपोनेंट अजीत, ठीक है, ये लोग तो थे क्लास में। जॉब एनालिसिस का 2 कंपोनेंट, जेडी और जेएस। अब ये जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जब आप जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, सिंपल जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। मतलब नेचर ऑफ द जॉब, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द जॉब जो भी आप देखेंगे दिस विल कैटेगराइज एज जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कैसा काम करना होगा, कैसा नेचर ऑफ वर्क होगा, समझ आया, वो हो जाता है जेडी। अब आ जाइए जेएस। जेएस इज जॉब स्पेशलाइजेशन। जॉब स्पेशलाइजेशन मतलब एक मिनट पास कर, इसको हम कैसे बोलेंगे, जो एक्स्ट्रा रहता है, जो स्किल मिनिमम स्किल सेट जो चाहिए होता है, द मिनिमम एबिलिटी और मिनिमम क्वालिफिकेशन विच विल बी एक्सेप्टेबल बाय ऑर्गेनाइजेशन विल कम अंडर जेएस, समझ आया। जॉब सीकर को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या काम करना है, जॉब सीकर के बारे में इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो जेएस, क्लियर। जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जेडी, जॉब करने वाले का इंफॉर्मेशन जेएस, ठीक है। दोनों कंपनी प्रिपेयर करती है, राइट, कि ये जॉब करवाना है। एग्जांपल, लाइव एग्जांपल सेल्स वगैरह का देखे थे आप, है ना। सेल्स का काम करवाना है तो चलिए आपको बाइक चलाना आना चाहिए, ठीक है। फील्ड वर्क होगा, लोकेशन पटना होगा, ये सब क्या है, नेचर है। ये भी स्पेसिमेन दिया हुआ है ना इसमें, देखिए स्पेसिमेन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब टाइटल क्या है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, राइट। प्रमोटेड सेल्स इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में आपको काम करना है। उसके बाद जॉब ड्यूटी क्या क्या आपको परफॉर्म करना है, तो जॉब ड्यूटी में तो आपको रूरल एरिया में सेल करना है, ठीक है। यहाँ देखिए रूरल एरिया में सेल करना है, पीपल को ट्रेन करना है, रूरल एरिया की पीपल को भी, यानी ट्रेनिंग का भी काम आपके ऊपर दिया जा रहा है, ठीक है। इम्पार्ट नॉलेज टू फील्ड वर्कर, कि कन्विंस कैसे किया जाता है, कस्टमर से कैसे बात किया जाता है, वो भी आपका पार्ट ऑफ ड्यूटी होगा। क्योंकि अगर आप ये जेडी नहीं देंगे तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब सेल्स पर्सन है तो मेरा काम क्या है, सिर्फ बेचना,
ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद बोलेगा ट्रेनिंग देना तो मेरा पार्ट ऑफ जॉब नहीं था। ठीक है, तो इसी सारे चीजों से, यही सारे मतलब समझिए क्या कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कंपनी जेडी पब्लिश करती है कि देखिए ये आपको काम करना है, ताकि बाद में लोग ये ना बोले कि ये मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कन्विंस करना भी है, फिर आपको ट्रेनिंग भी देना है, फिर ऑपरेटिंग कंप्यूटर का भी नॉलेज आना चाहिए, फिर 10 डेज टूर पे भी भेजा जाएगा। ये सारा चीज है नेचर ऑफ द वर्क। ठीक है, तो जेडी क्या है, क्या क्या काम करना है वो चीज यहाँ दिया हुआ है। अब आ जाइए जेएस में। ठीक है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन मस्ट पोजेस टू परफॉर्म द गिवन जॉब सक्सेसफुली। ठीक है, अब सेल्स पर्सन है तो क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन कंपनी एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। मान लीजिए कोई कंपनी में हो सकता है सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है, कोई कंपनी मास्टर्स प्रेफर करती है, तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी टू कंपनी वो मैटर, वो कंपनी अलग अलग अपना बनाती है, जेडी और जेएस। समझ आया आदित्य? अब आ जाइए, ये पर्सनालिटी वगैरह दिया हुआ है, कैसी पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट है, प्लीजिंग पर्सनालिटी विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या है, जॉब सीकर का इंफॉर्मेशन। प्लीजिंग मीन्स गुड पर्सनालिटी, प्लीजिंग ही वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जिसका गुड पर्सनालिटी हो, मतलब सूदिंग पर्सनालिटी भी यूज करते हैं हम, ये सारे वर्ड यूज करते हैं। गुड पर्सनालिटी, सूदिंग पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी, स्माइलिंग फेस, ये सब पर्सनालिटी कैसे बनता है। अगेन स्माइलिंग, जैसे आप कोई आते हैं, ग्रीडिंग और मीटिंग का भी तरीका होता है। सेल्स पर्सन लोग का कितना मतलब कितना प्लीजिंग पर्सनालिटी होता है, जैसे वो इंटर करेंगे। कभी सेल्स पर्सन से मिले हैं? हाँ? तो ये चीज आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। तो थोड़ा स्माइल रहना चाहिए फेस पे, जिसको देख के लगे कि व्हाट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दैट पर्सन इज। क्योंकि सेल में हम लोग प्रोडक्ट नहीं सेल करते। ठीक है, कोई वही आदमी, उसी कंपनी का आदमी, एक आदमी बहुत अच्छा सेल कर लेता है सेम प्रोडक्ट, और कुछ आदमी नहीं कर पाता है, तो वो सेल्स पर्सन का डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोडक्ट तो वही है, प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन बेचने वाला चेंज हुआ, सेल बहुत बूम कर गया, किसी का सेल कुछ नहीं कर पाया। एरिया भी एक फैक्टर ये भी होता है, एरिया भी मायने रखता है, लेकिन ये पर्सनालिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेल्स, स्पेशली सेल्स के जॉब। ठीक है, इसीलिए ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा वर्क किया जाता है। कैसे आप बात कर रहे हैं, कैसे आप खड़े हों, ठीक है, कैसे आप पेश आए, तहजीब क्या होता है बात करने का, ये सब पे स्कूल से ही वर्क किया जाता है। क्यों? ये सब रीजन है। जहां भी आप जाइए तो पर्सनालिटी से इम्प्रेस करें, ये रीजन होता है। कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या सिर्फ मार्केटिंग में होता है? ये हम लोग का थोड़ा ये है, मिसकंसेप्शन है। आप किस में नहीं होता है? एचआर में अगर सूदिंग पर्सनालिटी नहीं है तो काम चलेगा क्या? तो फिर मार्केटिंग में भी चाहिए, एचआर में भी चाहिए। एचआर में तो और भी आपके पास एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंप्लेन आता है, आपको दोनों को हैंडल करना होता है। बात करने का तरीका अगर नहीं होगा तो फिर ब्रिज का काम ही नहीं कर पाइएगा। एचआर इज व्हाट दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो अगर आपको बात करने भड़के हुए एम्प्लॉय आएंगे कि भाई आप मेरा पैसा कैसे काट दिए, है ना, तो आपको ही उसको मतलब समझाना होता है। तो अगर आपको बात करने का तरीका ही नहीं पता होगा, फिर नहीं नेगोशिएट कर पाइएगा, बात नहीं कर पाइएगा। भड़का हुआ आया था, भड़का हुआ जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस की। यानी अब जॉब एनालिसिस कर लिए, पर्पस क्या क्या था ये पता कर लिए, अब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ऑब्जेक्टिव पता कर लिए, क्या होता है, कंटेंट पता कर लिए। अब तक हम लोग यही पढ़े ना, जॉब एनालिसिस होता क्या है। देखिए यहां तक में कंफ्यूजन, मीनिंग पढ़े हैं, और क्या पढ़े, कंटेंट पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं हम लोग जॉब एनालिसिस ये पढ़े हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन? अब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे या यूजर्स की बात करेंगे, यानी जॉब एनालिसिस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ऑलमोस्ट एचआर का जितना फंक्शन होता है ना, हर जगह यूज होता है। जैसे सबसे पहले है एचआरपी में, एचआरपी में कैसे इसका यूज है जॉब एनालिसिस का, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। करेक्ट,
जब तक हम जॉब के बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे कि करना क्या काम है, तो हम राइट स्किल के बंदे को ला पाएंगे क्या? एचआरपी है क्या राइट स्किल के बंदे को लाना? मेन तो वही है कि राइट पर्सन को लाना। ठीक है, अब राइट पर्सन को हम ला रहे हैं, तो कौन सा राइट पर्सन हो, किसको हम बोलेंगे राइट पर्सन? जब तक यही पता नहीं करेंगे कि स्किल सेट क्या चाहिए। समझ आ रहा है? तो यूज पता चला एचआरपी में, यूज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम पहले पता करेंगे कि काम क्या करना है, ठीक है, क्या स्किल चाहिए, तब हम बंदे को वो राइट पर्सन, तब हमको समझ में आ गया हाँ ही इज द राइट पर्सन और शी इज द राइट पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। यूज पता चल गया, पहला यूज एचआरपी का। अब आ जाइए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में दिमाग लगाइए कैसे। करेक्ट। जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या करते हैं, जॉब क्या है और कैसे स्किल की जरूरत है, इन दोनों को मैच ही करने का काम करते हैं ना। क्या करना है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, क्या जॉब करवाना है और कैसे स्किल की जरूरत है, वो दोनों को मैच करते हैं। ये दोनों पता किससे चलता है? तो यूज पता चल गया ना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जब हम लोग करेंगे तो पता चल गया ना जॉब एनालिसिस का जरूरत लगा कि नहीं आपको, है ना। जॉब एनालिसिस से हम इंफॉर्मेशन सीख के आपको इंफॉर्मेशन दिया और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हम वो काम ला पाए। ठीक है, वैसे हम एडवर्टीजमेंट लगाए और वैसे ही लोगों को हम सेलेक्ट किए। जरूरत लगा, एचआरपी में जरूरत लगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में जरूरत लगा। अब आगे देखिए, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन रिलेटेड है। प्लेसमेंट मतलब बंदे को प्लेस करना, ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूस करना। अब इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, आपको खुद को जॉब के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, आप हैं एचआर अगर और आपको जॉब के बारे में पता नहीं, ओरिएंटेशन मींस व्हाट, इंट्रोड्यूसिंग जॉब सीकर टू वर्क, कि आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, जैसे इंडक्शन है, आप लोग का इंडक्शन हुआ था ना, इंडक्शन में क्या बताया गया कि क्या कॉलेज क्या है, आगे आपको 3 साल क्या कैसे करना होगा, 2 साल कैसे करना होगा, क्या क्या डिसिप्लिन रखना होगा, बताया गया था ना, बताया गया था ना। अच्छा, आपने इंडक्शन में तो जो बताया जाता है सेम वे आपका जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे वहां भी वो बताया जाता है। जब जॉब ज्वाइन करेंगे, ये आपका मतलब बैंक है फॉर एग्जांपल, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है एंड सत्यम आप पीओ के प्रोफाइल पे होंगे एंड आपको ये लोग रिपोर्ट करेंगे और आप उनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये कैसे पता चलता है, ये किनको रिपोर्ट करेंगे, वो किनको रिपोर्ट करेंगे, कैसे पता चला? जॉब एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, ये काम है, ये काम इस पोजीशन पे रहेगा बंदा और इसको इसके नीचे वाला रिपोर्ट करेगा और ये इसके ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब स्किल का पता चल गया हम लोग को, क्या जॉब एनालिसिस से जॉब के बारे में स्किल का पता चला। ठीक है, दो चीज का पता चला, स्किल क्या चाहिए और जॉब में काम क्या है। तो अब हमको पता है कि मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉय कितने लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये पता चला। ठीक है, अब कैसा काम आने वाला है वो हम JA के थ्रू मतलब जॉब एनालिसिस के थ्रू पता कर लिए। तो अब हम इससे पता कर सकते हैं कि हम ट्रेनिंग जरूरत है कि नहीं लोगों को। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम यही पता करते हैं ना कि प्रेजेंट एम्प्लॉय में ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर हम बाहर से लोगों को लाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये हम पता कर लिए जॉब एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, अब आ जाइए जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या बताया गया था। इवैल्यूएशन ऑफ जॉब मतलब इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी किस पर्टिकुलर जॉब का क्या वर्थ है, यानी कितना पैसा देंगे हम। सीधे और साफ शब्द में अगर बोला जाए तो इस जॉब पीओ के जॉब में कितना सैलरी हम देंगे, ये हम कैसे पता करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन किस पर्टिकुलर जॉब में कितना पैसा देंगे कैसे पता चले, रिक्वायरमेंट पता चल गया, यूज हुआ जॉब एनालिसिस का। ठीक है, पैसा कितना देंगे ये हम कैसे पता करेंगे, पहले हम काम कितना लेंगे पीओ से, ये पता चला तब ना पता करेंगे कि कितना सैलरी देंगे इसको। यस अब आ जाइए परफॉर्मेंस अप्रेजल।
परफॉर्मेंस अप्रेजल में कैसे यूज हुआ जॉब एनालिसिस का? और और वो बेसिस और स्टैंडर्ड हम किससे पता किए? जॉब एनालिसिस। अभी डिस्कशन हुआ कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और वो स्टैंडर्ड किससे सेट करते हैं? जॉब एनालिसिस के थ्रू। अब जॉब एनालिसिस से पता चल गया ये स्टैंडर्ड है, 1 लाख स्टैंडर्ड है। अब ये 1 लाख को जो मीट किया उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो 1 लाख को मीट नहीं किया उसका परफॉर्मेंस खराब है। तो जॉब परफॉर्मेंस में भी जरूरत लगा जॉब एनालिसिस का। यहाँ यहाँ यूजेस होता है आपका जॉब एनालिसिस का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और जॉब इवैल्यूएशन में, और परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। अच्छा, एक चीज और जो इसमें नहीं दिया हुआ है, जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन के बारे में बात करते हैं। हाँ मैम। हाँ क्या डिस्कशन हो रहा था? हाँ, एक और चीज है जो इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन। मतलब हम जॉब इवैल्यूएशन से पता कर लिए कि क्या क्या जॉब करना है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क को या किसी भी डेजिग्नेशन को और डिजाइन करते हैं। या वर्कलोड बढ़ाना है, क्या वर्कलोड घटाना है, क्या उसको रीस्ट्रक्चर करना है, ये हम लोग जॉब डिजाइन के थ्रू कर सकते हैं। यानी जॉब डिजाइनिंग में भी जॉब एनालिसिस का काम होता है। ठीक है, ये सारा था यूजेस। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो अभी पूछे। सिलेक्शन तो बात हुई ना, यहाँ है ना। ठीक है, तो बात हुई ना जॉब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की भी। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यूजर्स तक में कोई दिक्कत? जॉब डिजाइन मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पोस्ट को हम रीडिजाइन करते हैं, मतलब को या तो हम वर्कलोड बढ़ाएंगे या वर्कलोड घटाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स के एक अभी एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम ट्रेनिंग उससे हटा दिए, ठीक है। अब बाद में हम देखें कि हाँ, सर्टेन जॉब इंफॉर्मेशन से पता चला कि हम अलग बंदा जो रिक्रूट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, अपना कॉस्ट कर सकते हैं। वही सेल्स का बंदा जो कर रहा है वो दूसरे उसके अंदर अगर 8 जन हम दे दें तो वो ट्रेन कर लेगा। तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, जॉब को रीडिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, रीडिजाइन करना मतलब हम जॉब का प्रेशर बढ़ा रहे हैं या अथॉरिटी ज्यादा दे रहे हैं। सिंपल मतलब जॉब डिजाइन का होता है, या तो इंक्रीज कर रहे हैं काम हम उसके ऊपर, ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, या तो नया चीज सिखा रहे हैं। ठीक है, वो आएगा जॉब डिजाइनिंग। क्या? प्रमोशन इज इवैल्यूएशन ऑफ योर वर्क। हम ड्यूटी एनहांस कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। ठीक है, पीओ अभी मैंने क्या बताया, पीओ का काम है क्या करना? बस बहुत प्रोडक्ट होता है बैंक का, तो बहुत गोल्ड लोन होता है, ऑटो लोन होता है। मान लीजिए ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर हम इसको बोल दिए कि ब्रांच को भी हैंडल करना है, ठीक है, इसके साथ हम इसको बोल दिए कि आपके अंदर मान लीजिए आपके नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बंदे जितने आ रहे हैं, और ट्रेनिंग भी आपको देना है। ये क्या कर रहे हैं, हम जॉब को डिजाइन कर रहे हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं। समझ आए? यहाँ प्रमोशन तो नहीं हुआ उसका, है तो पीओ के पोस्ट पे ही, लेकिन हम अथॉरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे जॉब डिपेंडिंग, किसी में इंक्रीज होता है किसी में नहीं होता है। इसी चैप्टर में हम लोग जॉब डिजाइन को और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जॉब रोटेशन आप लोग के मुंह से सुने थे, जॉब रोटेशन भी जॉब डिजाइन में आता है। जॉब इनलार्जमेंट होता है, जॉब इन्हांसमेंट होता है, ये सब इसी चैप्टर में पढ़ना है। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि जॉब डिजाइनिंग मतलब वर्क और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज, ओवरलोड नहीं, सेम टाइप ऑफ, हाँ, सेम टाइप ऑफ जॉब को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब सेम जो काम है इसका उसी टाइप के काम को हम इसको
करवा रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए। मैम ये बोल रहे थे जैसे कि बैंक में जॉब वगैरह किसी का मतलब कि 5 साल तक ही सीधे पोस्ट रहता तो वो कब जाता है, ऐसे कैसे परफॉर्मेंस की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से अभी यहाँ पे ही अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं? अगर 3 साल 5 साल जो एक ही ब्रांच में रहता है और प्रमोशन नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं आप उससे पूछिए वो टारगेट पूरा नहीं कर पाता है। एक अभी ड्यूटी मैनेजर हो गया और एक जो है कि अभी होम लोन्स में है। अच्छा, तो टारगेट के बारे में पूछ लीजिए एक बार। टीचर का परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं होता है जनरली। जो टीचर्स लोगों का होता है वो समझिए जैसे पीएचडी हुआ, ठीक है, एक है मान लीजिए ये पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, एक है पीएचडी प्लस आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है, एक है प्लस 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इस बेसिस पे पोजीशन इंक्रीज होता है। आर्टिकल जर्नल पब्लिश करना होता है, सर्टेन टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आप उसको पब्लिश करवा सकते हैं। लाइक मेरा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे है, वो एक आर्टिकल है, 2-3 पन्ने का आर्टिकल लिख के देना होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कुछ लिख के दीजिए। मेरा जैसे थीसिस था क्रॉप इंश्योरेंस पे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा आर्टिकल मेरा बना हुआ है, पब्लिश करवाया हुआ है। मेरा बेसिकली है इस पे एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस पे, ठीक है। फिर इसके अलावा और आर्टिकल है मेरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे, ठीक है। तो आपका आपके रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारा आर्टिकल लिख सकते हैं, 3-4 पेज का होता है, लास्ट में कंक्लूजन कि आपका थीसिस में आपका फाइंडिंग क्या निकला। पूछ रहे हैं इसलिए बता रही हूँ, वैसे जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। वैसे प्रोफेसर लोगों का 3 स्केल होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब यूनिवर्सिटी की बात हो रही, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। पहले होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर तो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टेन टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, आर्टिकल होता है, आपके अंदर कितने लोग पीएचडी किए हैं, उसके बेसिस पे फिर प्रमोशन होता है आपका एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आपके ऊपर होता है एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके ऊपर होता है प्रोफेसर, और फिर समझिए सर्टेन एक्सपीरियंस होने के बाद होता है एचओडी, ठीक है। ये हायरार्की है। और फिर और एक्सपीरियंस होता है तो वाइस चांसलर, वीसी। हाँ हाँ,